Hello friends, today we will discuss about the topic capital budgeting. In financial management, capital budgeting is a very important topic. Capital budgeting is related to the long-term planning for the allocation of scarce financial resources among the available market opportunities. कैपिटल बजटिंग सिंपल मीनिंग में ये है कि हमने क्या करना है, एनालिसिस करना है और डिटरमाइन करना है कि हमने किस जगह पे कितने फाइनेंस को एलोकेट करना है, ठीक है। और ये हमें सिंपल मीनिंग में ये भी बोल सकते हैं, इट इज़ अ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आपको पता ही है, जब भी हमने कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट्स वगैरह परचेज करने होते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ परमानेंट एसेट्स, कोई भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, या तो हमने कोई एडिशन करनी है, एक्सपेंशन करनी है, इंप्रूवमेंट करनी है, या फिर हमने रिप्लेसमेंट करनी है परमानेंट एसेट्स की, या फिर हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगाना है, उनके रिलेटेड जब भी हमने कभी भी इतने लॉन्ग टर्म टाइम के लिए और इतनी लार्ज इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, कैपिटल बजटिंग टेक्निक हमने यूज़ करते हैं। हमने एक तरह से कैपिटल को बजट में लेके आना है। ये क्या होता है, एक नॉन फ्लेक्सिबल डिसीजन होता है और लॉन्ग टर्म इसमें कमिटमेंट होती है इन्वॉल्व। उसके बाद आगे हमने डिस्कस करना है नीड एंड इम्पॉर्टेंस। सेम वही है कि इसमें क्या है, लार्ज इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ फंड्स है, इरिवर्सिबल नेचर की ये प्रोजेक्ट, इरिवर्सिबल नेचर का ये डिसीजन होता है, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी। और जब भी हमने कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस लेने हैं, वो हमारा डायरेक्टली किसके साथ रिलेट करता है, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ रिलेट करता है। तो जब भी हमने एलोकेशन करनी है फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, बिकॉज जो हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो स्कार में है, वो हमारे पास लिमिटेड है, हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। तो हम जब भी रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं। हमने क्या करना है, वही डिसीजन लेना है कि हमने किस में इन्वेस्टमेंट करनी है और किस में इन्वेस्टमेंट हमने नहीं करनी। उसके बाद आ गया कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस। कैपिटल बजटिंग के प्रोसेस में सबसे पहले आपने क्या करनी है, आइडेंटिफिकेशन करनी है, प्रपोजल्स की आइडेंटिफिकेशन करनी है, फिर आपने प्रपोजल्स की स्क्रीनिंग करनी है, फिर आपने उनको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट आपने 3 चीज़ों में करना है। आपने ये देखना है इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि कोई भी प्रोजेक्ट एक दूसरे के साथ compete नहीं कर रहा, और डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जो भी आपने 3 और 4 ऑल्टरनेटिव्स देखे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंड हो रहे हैं। और उसके बाद आ गया फिक्सिंग प्रायोरिटीज़। फिर हमने क्या करनी है, प्रायोरिटीज़ फिक्स करनी है, फिर हमने फाइनल अप्रूवल देना है, उसके बाद हमने क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है, फिर लास्ट में हमने क्या करना है, परफॉर्मेंस को रिव्यू करना है। उसके बाद आगे काइंड्स ऑफ दी डिसीजंस। हमारे पास वही होते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन, डिपेंडेंट डिसीजंस, और हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या फिर हम कह सकते हैं कैपिटल रैशनिंग। कैपिटल रैशनिंग में भी वही है कि हमने क्या करना है, लिमिटेड रिसोर्सेज को रैशन करना है, कि हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हम जो सारा काम है इकट्ठे कर पाएँ। उसके बाद हमने क्या करना है, मेथड्स देखने हैं। कैपिटल बजटिंग के मेथड्स देखो, ट्रेडिशनल है और टाइम एडजस्टेड है। ट्रेडिशनल और टाइम एडजस्टेड में ये डिफरेंस है, जो ट्रेडिशनल है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते। ट्रेडिशनल का मतलब है कि जो प्रेजेंट इन्फ्लोज हैं और जो फ्यूचर इन्फ्लोज हैं, हम उसको क्या मानते हैं, एक ही तरह जैसे मानते हैं। हम जैसे सपोज करो कि आज हमें 1000 मिलेंगे, अगर हमें सपोज करो कि हमें कोई ऑफर दे कि अगर आपने आज 1000 लेने के, आपने 1 ईयर के बाद लेना है, तो ऑब्वियसली हम आज ही सेलेक्ट करेंगे ना, बिकॉज 1 ईयर के बाद तो वो 1000 की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जानी है। तो ट्रेडिशनल में क्या है कि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर मेनली नहीं करते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट जो है न्यू है, वी कैन से मॉडर्न टेक्निक्स है टाइम एडजस्टेड, उसमें हम क्या करते हैं, टाइम वैल्यू को कंसिडर करते हैं। आज हम पहले डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल में सबसे पहली टेक्निक है, दैट इज रिलेटेड टू द पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड कौन सी टेक्निक है, याद कर लो, पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड का मेथड मतलब ये है कि आपने ये चेक करना है, आपने एक पीरियड कैलकुलेट करना है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है तो आपको रिटर्न कितने ईयर्स में वापस आ जाएगा, वो हो गया आपका पे बैक पीरियड। देखो, द पीरियड इन विच द टोटल इन्वेस्टमेंट पे बैक इटसेल्फ अर्निंग। हमने इसमें आपने ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि इसमें आपने क्या निकालना है, पे बैक पीरियड निकालना है। और दूसरा, आपने जो इसमें इन्फ्लोज लेने हैं, वो इन्फ्लोज आपने कौन से लेने हैं, बिफोर डेप्रिसिएशन और आफ्टर टैक्स वाले लेने हैं। ये बात ध्यान से सुन लो, इसमें आपने क्या करना है, बिफोर डेप्रिसिएशन और आफ्टर टैक्स वाले लेने हैं। और आपका मेथड जो है वो बिल्कुल सिंपल है। अगर तो आपके इक्वल इन्फ्लोज आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, उसको क्या करना है, आउटले के साथ वो इन्फ्लोज को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जैसे सपोज करो आपने आउटले लगाया था 1 लाख का, इनफ्लो आपको 20,000 आ रहा था, वो आपको 8 ईयर्स तक आना था, और आपने पे बैक पीरियड निकाला, और जो प्रोजेक्ट था उसकी लाइफ कितनी थी, 8 ईयर्स थी, और आपने जब उसको डिवाइड करा तो आपके पास आंसर कितना आया, 5 ईयर्स। तो इट मीन्स जो आपने 1 लाख की आपने इन्वेस्टमेंट करी है, वो आपको 5 ईयर्स के अंदर अंदर आपकी जो कॉस्ट एटलीस्ट वो कवर अप हो रही है।
उसके बाद आ गए देखो एग्जाम्पल, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है जब आपके जो इन्फ्लोज हैं वो इक्वल नहीं है, तो आपको अनइक्वल इन्फ्लोज आ रहे हैं, कभी आपको 2000 आ रहा है, 4000 आ रहा है, कभी 3, कभी 2। अब देखो आपका आउटले है 10,000। अब आपने ये चेक करना है कि आपका 10,000 कितने ईयर्स में कंप्लीट हो जाएगा। देखो 2, 4, 3, ये कितना हो गया, टोटल 9 हो गया। इट मीन 9,000 आपका 3 ईयर्स में कंप्लीट हो रहा है, और जो आपका बाकी जो 1,000 रह गया वो आप इसमें से लोगे। जो 1,000 आप लोगे फिर आप उसको कैसे निकालोगे, मीन्स आपने 1,000 आपने क्या एज्यूम कर लेना कि हमने 6 मंथ्स में ले लिया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 3 ईयर्स 6 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद आपने इसके एडवांटेजेस देखो, ये सिंपल है, इजी टू कैलकुलेट है, सेव कॉस्ट है, शॉर्ट पे बैक पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या है, इग्नोर, आप इनफ्लोज को आप क्या करते हो, जो पे बैक के बाहर वाली इनफ्लोज हैं आप उनको इग्नोर कर देते हो, टाइम वैल्यू मनी को नहीं लेते, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो है ही नहीं इसमें। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कट ऑफ रेट है, और इट इज द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द फंड्स। ठीक है, वो कॉस्ट बहुत ज़रूरी है, और हम ये जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स लगा रहे हैं उसमें कहीं पे भी हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यूज़ ही नहीं करा हुआ। उसके बाद आ गया इट डज नॉट रिवील द ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी। उसके बाद आ गया पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी में क्या है, आपने क्या करना है, पोस्ट पे बैक की प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है कि उसके बाद के जो रिटर्न्स हैं उसमें आपको कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है। उसका आपने फॉर्मूला कौन सा लगाना है, पोस्ट पे बैक प्रॉफिट निकालना है आपने, डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। उसके बाद आ गया पे बैक रेसिप्रोकल। पे बैक रेसिप्रोकल में क्या है, वही आपने इनफ्लोज पहले आप डिनोमिनेटर में ले रहे थे, अब उसको आपने न्यूमिनेटर में लेना है, इनफ्लो डिवाइड बाय आउटफ्लो। फिर आपके पास मेथड आ गया डिस्काउंटेड पे बैक मेथड। डिस्काउंटेड में क्या करना है, अब आपने इसमें क्या लेना है, एक प्रेजेंट वैल्यू के साथ आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई भी प्रेजेंट वैल्यू लेके, मीन्स आपने क्या करना है, कोई फैक्टर लगाना है प्रेजेंट वैल्यू जिससे आप निकाल पाओ। ठीक है, फिर आपने वो मेथड को अप्लाई करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल करवा रही हूँ, एक एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक में, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7 है। देखो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट गिवन है आपको 6 ईयर्स गिवन है, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट गिवन है 5 ईयर्स, एनुअल कैश इनफ्लोज आपको गिवन है 2 लाख के, और कट ऑफ रेट आ गया ना आपके पास, कट ऑफ रेट, तो आपके पास कट ऑफ रेट कितना गिवन है, एक तरह से आपको 10% गिवन है, तो आपको इन कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कितना है 6 लाख, इनफ्लोज कितने हैं 2 लाख के लिए, 2 लाख आपको 5 सालों के लिए आना है। फिर आपने क्या करना है, कट ऑफ रेट का डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है। डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना बहुत ईजी है, आप इसको कैलकुलेटर पे निकाल सकते हो। आपने क्या करना है, 100 डिवाइडेड बाय 110, फिर आपने क्या करना है, इनटू का बटन प्रेस करना है, फिर आपने इक्वल्स टू का बटन प्रेस करते जाना, जितने भी सालों के आपने वो निकालने हैं। ठीक है, बहुत इजी है। आपने करना क्या है, 100 डिवाइडेड बाय 110 करना है, फिर आपने इक्वल्स टू का बटन प्रेस करना है, उसके बाद आपने इक्वल्स टू का बटन प्रेस करते रहना है, जितने भी ईयर्स की आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने हैं। उसके बाद आपने उसको क्या कर देना है, प्रेजेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना, डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू को आपने क्या कर देना है, क्यूमुलेट कर देना है। क्यूमुलेट करके देखो आपने कितने 6 लाख बनाने, आपकी आउटफ्लो कितनी है 6 लाख की। 6 लाख किस में कवर हो रहा है, ये देखो यहाँ तक आपके 6 लाख कवर नहीं हो पा रहे हैं। जब आप 4th ईयर में जाओगे ये 6 लाख से अबव हो गए, तो इट मीन्स आपके पैसे यहीं कहीं पे पूरे हो रहे हैं। तो आपने एक्चुअल में देखना है कि आपके पैसे कितनी देर में पूरे हो रहे हैं, तो 3 ईयर्स प्लस आपने ये देखना है कितने पैसे रिमेनिंग रह गए। 4,97,200 आपके हो चुके हैं, 6 लाख में से आप उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1,02,800। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ आपने उस ईयर के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आपके पास क्या आ रहा है, एक तरह से 3 ईयर्स 9 मंथ्स आपके पास आंसर आ रहा है। क्लियर है, ये आपका हो गया डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड मेथड। उसके बाद आ गया रेट ऑफ रिटर्न मेथड। रेट ऑफ रिटर्न मेथड हम इसको अकाउंटिंग मेथड भी बोलते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। हमने इसमें क्या करना है, अर्निंग्स जो लेनी है वो फुल लाइफ की लेनी है, बट जो हमने पहले जो टेक्निक्स करी है, जैसे पे बैक पीरियड मेथड करा है या फिर हमने इंप्रूवमेंट ओवर पे बैक मेथड करा है, उसमें हमने क्या करा है, हमने बाद वाली जो है उसमें हमने ली है, जो हमारी बाद वाली जो जितनी भी इन्फ्लोज हैं। बट रेट ऑफ रिटर्न में आपने क्या करना है, जो है अपने होल लाइफ की क्या करनी है, अर्निंग्स को कंसिडर करना है। और रेट ऑफ रिटर्न जब ज़्यादा होएगा तो हमने क्या करना है, उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है। जो भी प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होएगा हमने उसको क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद इसमें आपने ध्यान रखना है, आपने इसमें क्या लेना है, आफ्टर डेप्रिसिएशन और आफ्टर टैक्स वाले ही क्या लेने हैं, आपने इसमें क्या लेने हैं,
अर्निंग्स लेनी है। जो हमने पहले मेथड करे हैं उसमें हमने क्या करा है, आफ्टर क्या लिया है, टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। इसमें हमने क्या करना है, आफ्टर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स। इसमें हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। देखो फर्स्ट मेथड आपके पास है एवरेज ROR मेथड। एवरेज ROR का मतलब कि इसमें उन्होंने रिटर्न की एवरेज करी है। एवरेज कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करके। हमने अर्निंग्स को क्या करना है, अर्निंग्स की एवरेज निकालनी है। ध्यान से सुनो, देखो क्या लिखा है, एवरेज ROR, एवरेज रिटर्न का करा हुआ है। रिटर्न का हमने क्या कर देना है, एवरेज कर देना है, और इन्वेस्टमेंट्स हमने फुल ले लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है रिटर्न पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेथड, रिटर्न पर यूनिट। ठीक है, फिर हमने इसमें क्या लेना है, टोटल लेना है, दोनों टोटल लेना है, टोटल प्रॉफिट टोटल इन्वेस्टमेंट। फिर हमारे पास आ गया रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब हमने रिटर्न देखनी है एवरेज इन्वेस्टमेंट पे, हमने इन्वेस्टमेंट की हाफ कर देनी है। फिर दोनों का हाफ आ गया एवरेज रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। ये आपके पास लास्ट मेथड बनता है जो हमने मेथड्स करे थे ट्रेडिशनल मेथड में। ये देखो हमारे पास 3 ही मेथड थे, पे बैक पीरियड मेथड, इम्प्रूवमेंट टू पे बैक पीरियड मेथड, उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न और अकाउंटिंग रिटर्न मेथड हमने ये करा डिस्कस एक। उसके बाद टाइम एडजस्टेड मेथड है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। थैंक यू।